नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, आज की युवा पीढ़ी से उम्मीद की जाती है वो अपना हर कार्य धैर्य, लगन और आत्मविश्वास के साथ करे। और आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है कोशिश भी करती है कि हर कार्य में अपना 100% यहाँ पर काम करे, लेकिन वो जानती है कि आज का जो भविष्य निर्माण है, जो राष्ट्र निर्माण है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसी के कंधों पर है। लेकिन वहीं जब हम दूसरी पक्ष उनका देखते हैं तो आज के कुछ युवा वर्ग ऐसा भी है जो पथभ्रमित हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि उन्हें बेचैनी हो रही है, उन्हें घबराहट हो रही है, वो अपने खुद के जो फैसले हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर शानू सिंह जी जो मनोवैज्ञानिक है वो यहाँ पर मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। युवाओं में बढ़ती बेचैनी और उदासी, तो इस विषय में हम अपनी चर्चा की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। मैम, सबसे पहले हम जिस विषय में आज बात करने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आपको लगता है कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पे हर किसी को बात करनी चाहिए और हर किसी को पता भी होना चाहिए? जो हम एक समाज में देखते हैं कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और मेंटल हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी फिजिकल हेल्थ से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो अगर हमारा माइंड हेल्दी नहीं है तो हम एक हेल्दी बॉडी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अगर हम चाहते हैं कि सब हेल्दी रहें तो हमें मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हमारी आज का जो युवा है वही हमारा कल का भविष्य है। अगर वही सेहतमंद नहीं होगा मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, तो हम एक उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। और यही युवा है जिस पर हमारी पिछली पीढ़ी निर्भर है। यही युवा है जो हमारी आगे की पीढ़ियों को उनके पेरेंट्स बनेंगे। तो उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, पिछली पीढ़ियाँ, आगे वाली पीढ़ियाँ, सबका सेहतमंद होने के लिए। शानू, जैसे आपने कहा कि पिछली पीढ़ी, तो मैं उसी से एक प्रश्न यहाँ पर जोड़ रही हूँ कि आपको लगता है कि जो हमारी पहले की पीढ़ी थी और जो हमारी ये वाली पीढ़ी है और शायद जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, ये कुछ ज़्यादा संवेदनशील है पहले के भावनात्मक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी? कह सकते हैं कि ऐसा है और इसके कई कारण हैं, क्योंकि जो हमारे समाज में कई तरीके के परिवर्तन आए हैं तो उनके चलते ऐसा हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ही माता पिता के कई बच्चे होते थे जी, कम से कम 3-4 तो होते ही थे। तो ये देखा गया है कि जब बच्चे आपस में अपने ही उम्र के लोगों के साथ बड़े होते हैं तो उनके साथ वो अपने भाव बांट सकते हैं। उनके साथ वो जब आसपास उनके साथ रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते, तो वो अपने ही मन में परेशान भी नहीं रहते हैं, उनके साथ हंसते खेलते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि अगर हम घर पे रहते हैं अकेले तो हम शायद ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हम सभी के साथ अभी अगर बैठे हैं तो हमारे दिमाग में इतना कुछ व्याकुल करने वाली बातें नहीं चल रही होंगी। फिर वो उन्हें एडजस्ट करना भी आता था क्योंकि वो शेयर करते थे चीज़ें। फिर पेरेंट्स का ध्यान भी थोड़ा बटा हुआ रहता था। अब क्या होता है कि पेरेंट्स भी अपना सारा प्रेशर उस एक बच्चे पर ही डाल देते हैं, उसके पास कोई होता नहीं है अपनी बातें उतनी बांटने के लिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो आपका दिमाग है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि हमारा जो पीछे एमिगडाला होता है, ये होता है जो हमारे सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो देखा गया है कि जब बच्चा बहुत स्ट्रेस में बड़ा हो रहा है तो वो वाला पार्ट ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और उस पार्ट के ज़्यादा एक्टिव रहने के कारण हम इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इसीलिए बच्चे ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। मैम, तो जैसे आपने कहा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे पहले ये होता था कि बहुत सारे बच्चे तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते थे, तो क्या एक यही वजह है या आपको ये लगता है कि वेदर, जो मौसम हम देख रहे हैं परिवर्तित हो रहा है, ये भी एक वजह हो सकता है? ये भी एक वजह है। ऐसे जो हम बदलाव देख रहे हैं, मानसिक परेशानियां जो बढ़ रही हैं, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। उसमें से एक जो आप बता रहे हैं कि परिवर्तन जो हमारे क्लाइमेट में आ रहा है, वो भी बिल्कुल एक कारण है कई तरीके से। कि एक तो जो गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ने से भी आपके मन में तनाव ज़्यादा बढ़ता है। तो एक तो वो है, आपने भी देखा होगा, अभी हम एसी में बैठे हैं तो हम शांत हैं, यहीं अगर हम गर्मी में जाएंगे तो हम ज़्यादा परेशान रहेंगे। दूसरी चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि कई बच्चे जब देखते हैं कि आसपास इतनी जो क्लाइमेट चेंज के कारण चीज़ें हो रही हैं, जैसे फ्लड्स बढ़ रहे हैं या लैंडस्लाइड्स बढ़ रही हैं, तो वो उससे भी थोड़ा टेंशन होता है। फिर कई बार जो यूथ है हमारा, वो अपनी आगे वाली पीढ़ियों को लेके भी चिंतित हो जाता है कि हम ऐसी दुनिया में अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे। तो ये भी देखा गया है, जो अभी
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसने ही ये पिछले साल बताया कि कई युवा इसलिए बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि मैं उनको एक ऐसी दुनिया में छोड़कर जाऊंगा जहां पर इतने सारे जो क्लाइमेट के कैटास्ट्रोफीज हैं वो मौजूद रहेंगी। तो मतलब मैम हम ये कह सकते हैं कि सोच हमारी किस तरफ जा रही है। जैसे आपने कहा कि आपके कुछ युवा है वो सिर्फ अपनी संतान को इसलिए नहीं पैदा करना चाह रहे कि इस माहौल में नहीं रहेंगे, तो ये माहौल कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये माहौल, ये सोच क्यों आ रही है? ये सोच इसलिए आ रही है क्योंकि एक जो पेरेंट रहता है उसका सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चे के प्रति ही रहती है और उसके लिए वो खुद भी बाद में आता है लेकिन पहले उनका बच्चा आता है। तो हर माँ बाप को यही लगता है कि वो उसको एक अच्छी लाइफ दें, एक अच्छा भविष्य दें। तो जब अगर वो देखते हैं कि शायद वो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है वो दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो फिर उन्हें लगता है कि क्या हमारा सही होगा उस बच्चे को एक ऐसी दुनिया में लाना। मैम एक तो ये है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति अपेक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही, क्या ये भी एक वजह है जो बच्चों में बेचैनी और उदासी का कारण? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि उनके पास एक ही बच्चा है या दो ही बच्चे हैं, तो वो उनकी जो सारी उम्मीदें हैं, सारी एक्सपेक्टेशंस है, उसका भार उस एक बच्चे पर ही आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है ना कि दुनिया में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में जो सबसे अच्छा एक है उसी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आकर उनको ट्यूशन भेजा जा रहा है, ट्यूशन से उनको हॉबी क्लास भेजा जा रहा है, फिर उनको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की क्लास भेजा जा रहा है। और इन सभी के बीच माता पिता भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो वो बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहे हैं, उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हें कोई परेशानियाँ तो नहीं है। तो इन सब के चलते भी बच्चों में जो तनाव है वो बहुत बढ़ गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो एज ए पेरेंट्स हम जो चाहते हैं हम बच्चों पे वो थोप रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि बच्चा क्या चाहता है। जी, हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे कहते हैं हमें घबराहट हो रही है, एक बहुत हम कहते हैं कि बहुत आप तो बहुत छोटे हो, आपको कैसे घबराहट हो सकती है या बेचैनी क्यों हो रही है, तो इसका जो रीज़न है सिर्फ क्या यही है या फिर कुछ और कारण भी हैं इसके? आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैम जिस तरीके से हम बेचैनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने कहा क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, और जिस तरीके से जो पेरेंट्स का एक दबाव है या फ्यूचर प्लानिंग्स है, आजकल जो बच्चे हैं वो फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या ये भी एक बेचैनी की वजह है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। जो बेचैनी होती है, जो हमको घबराहट होती है, घबराहट की वजह ही यही होती है कि हम भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो जब बच्चे सोचते हैं भविष्य में कि हमको, एक तो कई जगह से उनको ये डाल दिया जाता है कि तुम्हें ऐसा तो करना ही है, तुम्हें 100 में से 100 तो लाना ही है, तुम्हें क्लास में टॉप तो करना ही है, तुम्हें कम से कम 1 लाख की सैलरी तो कमानी ही कमानी है। तो जब इस तरीके के उन पर भार जब डाल दिए जाते हैं तो वो उसी चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे करें, क्या करें। फिर हम जो देख रहे हैं कि अभी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, तो वो बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, और अब जो दुनिया है वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है कि ये बच्चे बहुत आसानी से ये सब चीज़ें देखते हैं, फिर वो अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हम भी यहाँ पहुँचे, या वो जब नहीं वो कर पाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम तो फेलियर हैं। मैम जैसे सोशल मीडिया का अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आज की युवा पीढ़ी में, तो क्या लगता है कि ये भी एक वजह है? ये एक बहुत बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है। देखा गया है कि हम जितना जो अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताता है उसमें मेंटल इश्यूज होने की संभावनाएं उतनी बढ़ती जाती हैं। तो जो सोशल मीडिया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे तरीके से ख़राब है, उसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसको सोच समझ के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। वरना क्या होता है कि एक तो हम हर किसी की ज़िंदगी उस पर देख पा रहे हैं, कोई अपने ज़िंदगी के ख़राब हिस्से तो उस पर नहीं डालना चाहेगा, सब अपनी ज़िंदगी के अच्छे हिस्से उस पर डालते हैं। हमें लगता है यही उनकी तमाम ज़िंदगी है और फिर हमें बुरा लगता है कि अरे वो वहाँ घूम रहा है, अरे वाह, हम अपने आप को से कनेक्ट करने लग जाते हैं कि हम यहाँ हैं और वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। जी, जबकि सच्चाई ये है कि हम सभी की ज़िंदगी में खुश रहने की पर्याप्त वजहें हैं,
लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या कमी है। तो एक तो ये है कारण। दूसरा कारण है जो लड़कों में भी है लेकिन लड़कियों में हमने ज़्यादा देखा है कि जो मॉडल्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उनसे कंपेयर करती हैं तो उनको बॉडी इमेज इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको वो हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर डाइटिंग करने लगती हैं। या एक मेंटल डिसऑर्डर होता है बुलीमिया, जिसमें वो खाने का मन तो करता है सबका, तो वो खाना शुरू करते हैं और फिर वो क्योंकि अच्छा लगता है वो खाते जाते हैं, लेकिन अब उनको वो गिल्ट फील हो रहा है कि हमने ज़्यादा खा लिया, हम वेट पुट ऑन कर लेंगे। तो उसके बाद वो खुद ही कोशिश करते हैं शायद ज़बरदस्ती उल्टी करने की कि वो सब उसको बाहर निकाल दें। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसी हमने परेशानियां बहुत ज़्यादा देखी हैं। उसके बाद हम क्या है ना कि जब हम सोशल मीडिया से हमें तमाम दुनिया की परेशानियों के बारे में भी पता चलता है कि गाज़ा में क्या समस्या हो रही है, कि अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके की भी बातें हमें पता चलती हैं तो हमें दुख तो होता ही है, हमें परेशानी होती है, हम डिप्रेस फील करते हैं। तो वो भी है जिस तरीके से सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट करता है इन समस्याओं में। मैम, आपको क्या ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया में जिस तरह हम खबरें देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमने सोशल मीडिया से तो हम बहुत करीबी हमने कर ली है अपनी, लेकिन जो हमारे सामाजिक जो क्षेत्र है हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम सामाजिक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं और जो जोड़ना चाहूँगी कि एक बहुत पॉपुलर हुआ है अभी टर्म कुछ ही सालों में, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं जी। तो डूम का मतलब होता है कि बिल्कुल तबाही हो रही है। तो डूम स्क्रॉलिंग में क्या होता है कि हम ना लगातार बस वैसे खबरें स्क्रॉल करते जाते हैं जी, बिल्कुल। जो हमको कहीं या तो गुस्सा दिला रही हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो अन्याय हो रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, या हमको परेशान कर रही हैं। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हमको इन चीज़ों से बचा ले। मैं एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगी, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। कहीं ना हमने ये भी सुना है कि ये कहा जाता है कि हम जो चीज़ देखना चाहते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, हमारा दिमाग वो रीड कर लेता है, हमें वही चीज़ बार बार दोहरा के दिखाई जाती है। क्या ये भी है? बिल्कुल बिल्कुल है। इसको हम साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं जी। तो हमने अगर कुछ सोच लिया है या हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो हमारे आसपास तमाम चीज़ें चल रही होंगी जी, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जाएगा। हमारा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ को साबित करने वाले जो सबूत हैं उन्हीं पर जाएगा। और हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि हम जिस तरीके की चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया ही हमको वो बार बार वही दिखाता है। तो वो भी एक कारण होता है कि जब हम इस तरीके की नेगेटिव खबरें जब देखते हैं तो हम और वही दिखती जाती हैं और हमारा जो मूड है और ख़राब होता जाता है। तो कई रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया यूज़ करने के पहले उनका मूड देखा गया और उसको यूज़ करने के बाद उनका मूड देखा गया। तो देखा गया कि पहले अच्छा था और कंपैरेटिवली यूज़ करने के बाद थोड़ा ख़राब हो गया जी। मैम, हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कहते हैं हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर ऐसा भी नहीं कि खेलने में मन लग रहा है, खेलने में भी मन नहीं लग रहा। तो वो कौन सी स्थिति है, मनोदशा कौन सी इन छोटे छोटे बच्चों में भी पैदा हो रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। इनफैक्ट मैंने भी अपने एक प्रोफेसर से यही पूछा था कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कैसे लगाया जाए, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी बात है। तो मेरी प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि हम ना कई बार बच्चों को ब्लेम करने लगते हैं कि बच्चों को क्या हो रहा है, ये पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते हैं आजकल के बच्चे तो। लेकिन उन्होंने बोला जब उनके पास करने के लिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इतने अच्छे वीडियोस आ रहे हैं और इतना अच्छा जो है गेम्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो वो क्यों रुचि लेंगे पढ़ाई में जिसमें इतनी मेहनत लगती है और उन्हें बोरिंग लगती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो कंटेंट भी तो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि उनको खुद ही रुचि आए उसमें पढ़ने में जी। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए, वो पूरा ब्लेम बच्चों पर ही नहीं डाल देना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि बच्चों की खेलने में भी रुचि नहीं होती है। तो ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये क्या देखते हुए बड़े हो रहे हैं कि उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं पूरे टाइम या तो मोबाइल में हैं या लैपटॉप पे वो अपना काम कर रहे हैं। वो जो देखेंगे वो वही सीखेंगे।
तो अगर वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे कि वो भी तो हमको बाहर पिकनिक पर ले जा रहे हैं या बाहर खेलने ले जा रहे हैं या बुक्स रीड कर रहे हैं, तो वो भी उन्हीं चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करेंगे। तो यही कारण है कि वो उनका ध्यान ज़्यादातर फ़ोन्स, मोबाइल्स इन्हीं में ही रहता है और वो खेलने और पढ़ने दोनों में ही रुचि नहीं लेते हैं। मैम, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे आप मतलब क्या इसमें क्या कहना चाहेंगी, कैसे बच्चों की जो वो एजुकेशन है उसे किस तरह से परिवर्तित किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो अपने पढ़ाई में और अपने खेल में रुचि ले सके? क्योंकि सुझाव भी हम लेते हुए चलते हैं। जी बिल्कुल। आजकल काफ़ी बदलाव हुए भी हैं, कई सारे देखे भी हैं। जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले एक टीचर बता रही थी कि पहले हमको गिनती रटाई जाती थी 1 2 3 4। जी। अब उनको बच्चों से ना वो सब्जियां मंगवाते हैं कि तुम 4 भिंडी लाना तुम 5 संतरे लाना। जी। उनको सामने रख के फिर उनको गिनतियां सिखाई जा रही हैं। उनको बल्कि जो ABCD होता है वो भी उनको ऐसे बना के खुद बनाओ कि तुम A हो B हो, तो बच्चा क्या है ज़्यादा इन्वॉल्व है, ज़्यादा सीख रहा है। उसके बाद जितना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी उतने बच्चे को ज़्यादा मज़ा आएगा और वो उतना ज़्यादा सीख पाएगा। उसके बाद बहुत सारी जगहों पे गेम्स के थ्रू भी पढ़ाई हो रही है, तो उसमें भी उनको मज़ा आता है। तो इस तरीके से हम कई चीज़ें कर सकते हैं। जी मैम, हम देखते हैं जैसे तो हमने बच्चों की बात करी जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं वो कहते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम किसी और लाइन में जाना चाहते थे, पेरेंट्स का ये था कि हमें इस लाइन में जाना है, फिर वो नशे के आदी बन जाते हैं। तो आपकी ये सोच कैसे डेवलप हो रही कि अगर आप नशा करते हो तो आप इन चीज़ों से, इस जो आपके आसपास का वातावरण है, इससे दूर रह सकते हैं? एक तो जो नशा करते हैं, तो हर इंसान जिसने नशा ट्राई किया है वो नशे का आदी हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। जी। अगर जो नशे का आदी हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो उसकी पुरानी जो पिछली लाइफ रही है उसके पहले की, वो उस पे इन्फ्लुएंस डालती है। तो अगर उस लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा है, जैसे ये जो प्रेशर रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा है, उसके बाद आपके जो आपने अभी बात भी की थी कि जो समाज है उससे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है कि जिसके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, उनके साथ बैठ के बात करने के लिए, समय बिताने के लिए, तो ऐसे लोगों के कम चांसेस हैं कि वो नशे के आदी होंगे। तो ये है कुछ चीज़ें कि मतलब ये आपको फिर बचपन से ही शुरू करना पड़ेगा, ध्यान देना कि पेरेंट्स बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ ये बल्कि मतलब मुझे भी दिखता है कि ना पेरेंट्स के पास भी वक्त नहीं होता है क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो इसके लिए एक समाधान ये है कि भले ही आप आधा घंटे अपने बच्चे को रोज़ दें, लेकिन उस आधा घंटे में आप जाके उससे पूछें, बेटा तुम्हारा दिन कैसा था, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, उतना ही काफ़ी है। मैम, तो जो लोग नशा करते हैं, जो रेगुलर नशा कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या इनकी सोच में परिवर्तन आता है? क्या इनकी सोच जो होती नकारात्मक होती चली जाती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपके जो दिमाग पर है वो उस तरीके से बिल्कुल प्रभाव डालता है कि वो कि आपके दिमाग में हर तरीके से आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी सभी चीज़ों को वो अफेक्ट करता है। तो पहले तो आपकी थिंकिंग को वो वैसे ही नेगेटिव कर रहा है, उसके बाद क्या है कि आपको और भी जो बाकी चीज़ों में भी दिक्कत आ रही है, आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, आप उस तरीके से अपनी लाइफ में फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं वो उतनी प्रोडक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, आप वीक भी फील कर रहे हैं, तो आप बाकी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आप नशे के आदी हो जाते हैं तो आपके घर में भी बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं कि आपके पार्टनर से लड़ाई हो रही है या आपकी फैमिली से लड़ाई हो रही है, आपके दोस्त भी आपको शायद वही समझाते हैं, तो आपको लगने लगता है कि सब कुछ हर इंसान यही बोलता रहता है। तो इन सब चीज़ों से भी जो है वो नकारात्मकता बढ़ती है। मैम, यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम लोग हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आज के समाज का, जिस वजह से जो बच्चे हम देख रहे हैं लगातार सुसाइड के केस भी सामने आते हैं। ये जो हार को स्वीकार करना है, तो इसके लिए ना हम एक्चुअली हार को ये देखते हैं कि मतलब अगर हम किसी चीज़ में फेल हो गए तो वो ख़त्म बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते कि अगर हम किसी चीज़ में फेल हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम
हमने शायद कुछ कमी रखी थी, हम उससे सीख भी तो सकते हैं जी ना, बिल्कुल। कि हमने ऐसा किया, ये नहीं सफल हुआ। जैसे हम जो एडिसन थे उन्होंने कहा भी कि मैंने 1000 बार जो बल्ब मेरा फेल हुआ, तो मैंने उससे सीखा कि ये 1000 तरीके जिससे बल्ब नहीं बनता है। जी। तो हम अपने जो फेलियर्स हैं उनसे हम सीख भी सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमने सही की, ये चीज़ें हमने ख़राब की, तो अब जब हम फिर से ट्राई करेंगे तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं। जी। तो हम इस तरीके की अगर सोच लेकर चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी। और फिर हमें ये भी तो सोचकर चलना चाहिए ना कि हम पहले ही ट्राई में हर चीज़ में सफल हो जाएं, ये तो बहुत मुश्किल है ना। हम धीरे धीरे ही सीखते हैं, धीरे धीरे ही किसी चीज़ में हम सफल हो पाते हैं। तो मैम ये समझाना ही आज के युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक चीज़ और भी है मैम, जैसे हम देखते हैं कि हमारा वर्क कल्चर बहुत अब परिवर्तित हो गया है। जो कार्य करने का हमारा समय है, जो पहले हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, वैसा नहीं है। अब 24 घंटे आप कार्य करते हैं, तो जो नींद हमारी डिस्टर्ब हुई है, क्या ये नींद भी एक वजह है जो आज हमारी सोच परिवर्तित हो रही है, या हम जो कहते हैं हमें बेचैनी रहती है या हमें उदासी रहती है? नींद एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी होती है। अगर हम वो नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो दिमाग है वो थका हुआ है, हमारा जो शरीर है वो, उसमें भी कई तरीके के इम्बैलेंसेस हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो कनेक्टेड है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, उसमें इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि नींद के वक्त क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, आपकी बॉडी रेस्ट पे रहती है, आपका ब्रेन रेस्ट पर रहता है। तो अगर यहाँ पर दिक्कतें हैं तो अपने आप माइंड में भी दिक्कतें होंगी, माइंड में दिक्कतें हैं तो यहाँ भी दिक्कतें होंगी। और आपका ब्रेन अगर पूरे टाइम काम ही कर रहा है, उसको रेस्ट मिल ही नहीं रहा है, तो वाजिब सी बात है कि वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा और उसमें जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होंगी। मतलब हम देखते हैं कि कोई मशीन भी अगर ज़्यादा काम कर रही है तो वो भी तो ख़राब होने लगती है। तो मैम वही बात है कि ये कहा जाता है कि 12-1 बज जाते हैं, हमें नींद ही नहीं आती। हमें नींद तब आती तब थोड़ी देर हम फ़ोन देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं या हम हेडफोन्स लगाते हैं, तब जाके हमें नींद आती है। तो जो सोने का ये कल्चर डेवलप हो गया, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। मैंने पढ़ा था कि हमारा जो आयुर्वेद है वो भी ये कहता है कि जो हमारा ये 3 बजे वाला करीबन जो समय है वो हमारा ऐसा समय होता है कि हमारा लिवर वो जूसेस प्रोड्यूस करता है जिससे डाइजेशन में मदद हो सके। अब आप उस समय अगर जगे हुए हैं तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। उसके बाद जो हम एक सर्काडियन रिदम की बात करते हैं, तो हम जो रात का वक्त है उस वक्त हमारी बॉडी मेलेटोनिन रिलीज़ करती है जो हमें सोने में मदद करता है। अगर हम उस रात के वक्त में हम उठे हुए हैं तो जो हमारी बॉडी का जो पूरा रिदम है वो भी तो गड़बड़ा रहा है जी। और उसके बाद एक्चुअली ये जो फ़ोन है ये भी एक वजह है कि हम 1-2 बजे तक जो नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जो उसकी ब्लू लाइट है वो आपकी जो नींद रहती है वो उसको हटाने लगती है। तो इसीलिए आपने शायद सुना होगा, बहुत आजकल बातें होने लगी हैं कि जब आपका सोने का समय है तो उससे कम से कम 1 घंटे पहले आप किसी भी तरीके की डिजिटल डिवाइस को इस्तेमाल करना बंद कर दें। दूसरी चीज़, जो हम कैफ़ीन, कॉफ़ी का कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है, जो कॉफ़ी बहुत पीने लगे हैं, तो उससे भी नींद पर असर पड़ता ही है। तो कहते हैं कि 7 बजे के बाद आप कॉफ़ी अवॉइड करें। तो बिल्कुल ये बात हमारे दर्शकों को जान लेना बहुत आवश्यक है कि आपको किस तरह अपनी नींद का यहाँ पे ध्यान देना है। और अक्सर मैंने जैसे सुना है, आपने कहा कि कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें नींद ही तब आती जब हम कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मैम यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हमारा जो आज का विषय है बेचैनी, उदासी, हम इसको कोई समस्या नहीं मानते। हम कहते हैं ना ये तो हो जाता है, कभी आपने ढंग से खाना नहीं खाया या थोड़ा परेशान है, तो क्या इस स्थिति में हमें किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए अगर आपको रेगुलर बेसिस में ये हो रहा है? अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो आपको बिल्कुल मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है, आपको उनकी मदद से बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत बेचैनी, थोड़ी बहुत उदासी तो जीवन का हिस्सा है, वो तो होगी ही, उससे तो हम नहीं बच सकते हैं ना। लेकिन अगर वो रोज़ हो रहा है तो हाँ, वो एक चिंता का विषय है। आप मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, वो आपसे समझेंगे कि आपकी जीवन शैली किस प्रकार की है, आप जो है पर्याप्त नींद ले रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम जिस तरीके का खाना खाते हैं उसका भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा शक्कर खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं तो इससे भी जो हॉर्मोन्स हैं जो स्ट्रेस पैदा करते हैं वो बढ़ते हैं।
तो वो समझेगा कि आप जो है प्रॉपर खाना खा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो है वो ये समझते हैं कि आपकी जो सोचने का ढंग है वो कैसा है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि कई लोग फेलियर से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, तो हम उस पर काम कर सकते हैं ना। हम उनको बता सकते हैं कि भाई फेलियर का मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, फेलियर का मतलब है कि आपको वो काम बस अभी तक करना नहीं आता है, आप थोड़ी और कोशिश करेंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी गिव अप कर दिया तो फिर तो आप जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से उनको मदद करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ 20 मिनट भी रोज़ किसी तरीके की एक्सरसाइज करें, सिर्फ वॉक ही अगर हम कर लें, तो हमारा तनाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम ये समझते हैं कि मतलब आपकी जीवन शैली में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है कि नहीं, लोगों के पास आप थोड़ा बहुत बैठते हैं कि नहीं, अपनी आसपास फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत समय बिताते हैं कि नहीं, इस पे काम किया जाता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि ना हम उन भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, या हम उन चीज़ों को लेके भी परेशान रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो उन चीज़ों पे भी उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि मतलब ये तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे, तो आप कुछ ऐसा ढूंढ लो उसमें जो आपके काबू में है, तो आप शायद उस पे काम कर लो। तो इस तरीके से जो है कई तरीके से आपको जो मनोवैज्ञानिक है वो आपकी सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मनोवैज्ञानिक हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि हमारे समाज की सोच अभी इतनी डेवलप नहीं है। अगर हम किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास किसी को ले जाने की बात करते हैं तो उसको एक अलग टर्म में ले लिया जाता है, तो उस सोच को हम कैसे परिवर्तित करें? हालांकि ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा गया है कि धीरे धीरे ये सोच बदल रही है, धीरे धीरे लोग जो है ओपन हो रहे हैं जाने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है जी। उसके बाद जो है जो ये सोच को बदलना है, तो उसके लिए तो हम सबसे पहले हम बता सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक किन समस्याओं पे काम करता है, उन समस्याओं पे किस तरीके से काम करता है, क्योंकि अभी तक वही संदेश नहीं पहुंचा है लोगों के पास, तो उनको उतना पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से हेल्प करते हैं या वो कैसे काम करते हैं। तो एक तो वो अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन्होंने मदद ली उनकी ज़िंदगी में कितने सकारात्मक जो बदलाव हैं वो आए, तो उसको अगर हम सामने लाएं तो वो भी मदद कर सकता है। कोई एक व्यक्ति इसको नहीं बदल पाएगा, हमें साथ में काम करना पड़ेगा, तभी हम उस सोच को बदल सकते हैं। इसके लिए जिन लोगों ने मनोवैज्ञानिक की मदद ली है और उनको फ़ायदा हुआ है, वो भी अगर सामने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो उससे भी लोगों की सोच में बदलाव हो सकता है, और कई लोग कर रहे हैं जी। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मैम, हमारे दर्शकों को वैसे तो आपने अपना सुझाव दे ही दिया है, लेकिन क्या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ 5-6 चीज़ें अगर आप उनका ध्यान रखें तो आपकी ज़िंदगी में तनाव वैसे ही बहुत कम रहेगा। तो एक तो जैसे हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को मैं समराइज़ करना चाहूँगी कि पर्याप्त नींद ज़रूर लें, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। उसके बाद आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा शुगर वाला नहीं होना चाहिए। जो कॉफ़ी है उसको आप 7 बजे के बाद लेना अवॉइड करें। उसके बाद फ़ोन का इस्तेमाल थोड़ा सा आप कम कर लें, क्योंकि 7-8 घंटे हम कम से कम यूज़ करते ही हैं और उसका हमारे दिमाग पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस भी लगा सकते हैं जिसमें आ जाता है कि आप इतने घंटे आपने यूज़ कर लिया है, तो आप देख लीजिए कि आपको कहाँ वो लिमिट सेट करनी है। तो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या उसके लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर वो मुमकिन नहीं है तो कोशिश करें कि शायद हफ्ते में 1 दिन आप फ़ोन से दूर रहने की, डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहने की कोशिश करें। आप नेचर के थोड़ा आसपास जाएं, थोड़ा नेचर में जाके वॉक करें, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। पर्याप्त पानी पिएं, थोड़ा बहुत समय अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बिताएं, क्योंकि ये देखा गया था कि हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी थी उसने एक स्टडी की थी फॉर 85 ईयर्स जी। और उस 85 ईयर्स में जो स्टडी की थी उसके बाद उसका रिजल्ट ये आया था कि ना पैसा, ना फेम, ना कोई भी और चीज़ इंसान को खुशी देती है
उतनी जितना जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जितनी खुशी वो देते हैं वो सबसे अहम है हमारी खुशी के लिए जी। तो उनके साथ ज़रूर थोड़ा बहुत आप समय बिताएं किसी ना किसी तरीके से, और अपनी परेशानियों को बांटें। स्पेशली जो हमारी सोसाइटी में जो पुरुष होते हैं वो अपनी परेशानियों को नहीं बांटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सोच होती है कि नहीं तुम पुरुष हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो। तो आप हर किसी को अपनी परेशानी को यहाँ पे शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने के लिए। तो ये हमारे साथ सानू सिंह जी जो मनोवैज्ञानिक थे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है कि अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है हमें, अगर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को यहाँ पे सही रखना है। और जो हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हमारा फ़ोन है, गैजेट्स है, हमें इनसे थोड़ी दूरी अपनी यहाँ पे बनानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से हम अपने यहाँ पर उदासी और बेचैनी महसूस करते हैं। नमस्कार।